अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम लैब के इस कोर्स में शेल स्क्रिप्टिंग लैब 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। शेल स्क्रिप्टिंग मीन्स शेल प्रोग्रामिंग, कि हम लिनक्स के कमांड लाइन के ऊपर, शेल के ऊपर अपनी कुछ बेसिक कमांड परफॉर्म करके देखेंगे कि हम उसके साथ कौन कौन से काम कर सकते हैं। मीन्स कि हमने ये मोटिव देखा था कि हम इस लैब के कोर्स के अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो बेसिक यूज़ जो है हम उसको इंश्योर करेंगे। तो जी आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ शेल। इस चीज़ को समझने के लिए जो है हम अपनी मशीन को रन कर देते हैं जी। द शेल इज़ अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कमांड फ्रॉम कीबोर्ड एंड गिव देम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म। शेल एक यानी हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है जो क्या करता है, जो कीबोर्ड के ज़रिए हमसे कमांड लेता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है किस काम के लिए, कुछ डिफरेंट कामों को परफॉर्म करने के लिए। कहता है इन द ओल्ड डेज इट वाज ओनली यूज़र इंटरफेस अवेलेबल ऑन यूनिक्स। कहता है कि पहले जो था वो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिर्फ यही एक तरीका था कि जिसके ज़रिए से यूज़र इंटरेक्ट कर सकता था। वैसे नॉर्मली लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज तक भी यही कहा जाता है कि ये कमांड लाइन ओएस हैं। कमांड लाइन ओएस से मुराद कि इनके जो मोस्ट रिसेंटली फंक्शंस हैं वो सारे कमांड्स के ज़रिए से किए जाते थे। दूसरे हमारे पास होते हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिनके ज़रिए हम जो है वो ऑप्शन टू ऑप्शन मेन्यूज़ में क्लिक करके अपने काम करवा सकते हैं। तो वो हमारे पास कमांड लाइन ओएस नहीं बल्कि GUI OS कहलाते हैं, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। कि हमारे पास कुछ इस तरह की विंडोज़ हैं, हम क्या करते हैं, हम क्लिक के ज़रिए से अपने सारे काम जो हैं वो ऑन अ सिंगल क्लिक जो है वो कर लेते हैं और वो परफॉर्म हो जाते हैं। तो जी हमारे पास जो है ये कुछ डायरेक्टरीज हैं, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको टर्मिनल के बारे में बताया गया कि टर्मिनल इन अनदर थिंग एंड द शेल इन अनदर थिंग। तो हम उसको देख लेते हैं जी कि टर्मिनल क्या होता है एंड हमारे पास जो शेल है वो क्या होता है। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लैब में हमने जिसको इंस्टॉल करना सीखा था, वो जब रन होगी तो इस तरीके से हमारे पास जो है उसका इंटरफेस शो हो रहा होगा। जब तक स्टार्ट होती है हम टर्मिनल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम called a terminator emulator. This is the program that open a window and lets you interact with the shell. कि ये बेसिकली टर्मिनल क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो शेल को ओपन करता है आपके लिए कि आप शेल के ऊपर जो है वो कमांड के ज़रिए से अपने काम करवा सकें। ठीक है जी, हम देख लेते हैं कि हमारे पास टर्मिनल क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ब्लैक कलर का एक साइन जो है इसके लिनक्स के टास्क बार के ऊपर ये स्टार्ट बटन है जी। ये हमारे पास ब्राउज़र है लिनक्स का, ये टर्मिनल आ रहा है। तो बेसिकली टर्मिनल वो कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम अगर आप इसको रन करते हैं तो ये आपके लिए यूज़र शेल को ओपन कर देता है। तो ये लिनक्स का भी हमारे पास शेल है। तो शेल की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि शेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमसे क्या करता है, हमसे कमांड लेता है यूजिंग द कीबोर्ड। या मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ तो कीबोर्ड से लेता है, ऐसी बात है, और वो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड फर्दर हम जी अगर मूव करें तो हमारे पास कुछ बेसिक्स कमांड आ रही हैं। हमने अपनी लैब को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली यानी कि जो हमारी लैब का पार्ट है वो है जी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फो। तो यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ OS कमांड जो है मेरे पास जो इस वक्त कोर्स आपका पड़ा हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं और हम विद द तरतीब जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। स्लैब मैनुअल भी है और हम इस चीज़ को भी जो है साथ साथ लेके चलते हैं। अच्छा जी, जो इस पोर्शन को हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि हम कमांड लाइन से ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैसे गेट कर सकते हैं। तो उसकी बेसिकली हमारे पास 4 कमांड्स हैं और उनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। सबसे पहली कमांड है हमारे पास यूनेम कमांड, कि अगर हम यूनेम कमांड लगाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम डिस्प्ले होगा सिर्फ। कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम देखना चाहते हैं तो आप यूनिक्स का सेल ओपन करेंगे और आप यूनेम कमांड टाइप करेंगे तो आपके पास ये देखें इस वक्त जो चीज़ डिस्प्ले हुई है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है। मीन्स हमने कमांड लाइन को इस्तेमाल, ये कमांड लाइन इंटरफेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड्स देते हैं और उस कमांड्स के अगेंस्ट हमें क्या दिखाया जाता है, रिजल्ट दिखाया जाता है।
अब इसकी आगे फर्दर जो है वो 3 कमांड्स हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में एक ही स्लाइड है जिसके अंदर यूनेम गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो मैनुअल है वहाँ पे ये कमांड बिल्कुल सही लिखी हुई है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है। तो बेसिकली हमने इस कोर्स में क्या सीखना है कि डिफरेंट कमांड्स का हमें पता हो, जब हम काम कर रहे हों तो हम इन्हीं डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करें और अपने तमाम किस्म के जो काम हैं उनको हम परफॉर्म कर लें। ठीक है जी, ये मैंने कहा था कि हर कमांड के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है जी, एक कमांड का जो है प्री पार्ट होता है। ठीक है जी, हमारे पास प्री पार्ट होता है कमांड का। दूसरा जो पार्ट होता है वो पोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, या इसको हम एक्सटेंशनल पार्ट भी कहते हैं। इसका जो है वो एक्सटेंशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सटेंशन पार्ट और पोस्ट पार्ट कौन सा है। बेसिकली प्री पार्ट कमांड का जो होता है वो हमारे पास नेसेसरी पार्ट होता है कि कमांड का जो मेन पार्ट है हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास मेन प्री कमांड है। लेकिन इसके साथ अगर हम कुछ कीवर्ड फर्दर ऐड करते जाएं तो हमारे पास कुछ फर्दर फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो क्या होती जाती हैं, बिल्डअप होती जाती हैं। तो जैसे कि इसी से मिलकर 3 कमांडें आगे बनाई गई कि अगर हम इसी के साथ -a लगाएं तो लाइनस की सिस्टम की इन्फो ये अभी तो हमने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देखा। अगर हम क्या करें जी, अगर हम यूनेम और साथ -a लगा दें तो क्या होगा, ये हमारे पास यू नेम -a यानी कि -a अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग यानी कि पूरे लिनक्स की सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये कौन सा कर्नल यूज़ कर रहा है, ये एज अ वर्चुअल मशीन चल रहा है या एज अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और कब इसको लॉगिन किया गया, इसका आर्किटेक्चर लेवल क्या है, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर लेवल क्या है। मीन्स कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें एक साथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, यूनेम के साथ -k लगाएंगे। और अगर हमने क्या करना है जी, अगर हमने सिर्फ कर्नल की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हमारे पास एक और कमांड है यूनिक्स -r, तो हम अगर ये लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बताएगा, हमें कर्नल की फैमिली एंड कर्नल का वर्जन जो है ये दोनों चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास कमांड है कि अगर हमने सिर्फ यानी कि CPU की बजाय सिर्फ आर्किटेक्चर देखना है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो -m लगा दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा कि 32 बिट आर्किटेक्चर पे है, इसका इंस्ट्रक्शन सेट अपना आर्किटेक्चर में है या 64 बिट आर्किटेक्चर में है। तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट पार्ट था कौन से वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फो वाला, हमने इसको फुलफिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने 4 कमांड यानी कि प्री कमांड 1 पढ़ी और उसके साथ एक्सटेंशन के साथ 4 कमांड्स पढ़ी और उनके पर्पसेस को भी हमने देखा। तो हमने बेसिकली इस कोर्स में सीखना भी यही है कि डिफरेंट कमांड्स के डिफरेंट पर्पसेस हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कौन से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रेंडली यूज़ कर सकें। तो जी हम इस स्क्रीन को क्लियर करने जा रहे हैं और हम मूव करते हैं अपनी लैब के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 2 में अगर हम देखें जी तो हमारे पास आता है पार्ट 2 हार्डवेयर इंफॉर्मेशन का। ठीक है, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन में हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। हार्डवेयर, ये ऊपर हमने देखा जी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर हमने ऊपर क्या देखा, कंप्लीट लाइनस की इंफॉर्मेशन। अब हार्डवेयर से मुराद इसमें हमारे पास ये है कि हमने मेमोरी देखनी है। ठीक है, लिस्ट USB डिवाइसेस, डिस्क्रिप्शन देखिए, LS USB इज अ यूटिलिटी फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट USB बसेस इन द सिस्टम एंड द डिवाइसेस कनेक्टेड टू देम। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइस क्या काम करती है, हर डिवाइस लिखी गई है और उसका पर्पस भी यहाँ पे लिखा गया है, जस्ट थिंक एंड परफॉर्म एंड एंजॉय। सबसे पहली कमांड है जी, अगर हमने अपनी मेमोरी में, फिर मेमोरी को लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेमोरी से मुराद ये रैम है कि अगर मैंने ये देखना है कि मेरी रैम में इस वक्त कितनी स्पेस फ्री है तो मैं ये कमांड लगाऊंगा तो मेरे पास जो है वो मुझे पता लग जाएगा कि जी मेरी रैम के अंदर, मेरी मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस फ्री है और उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन, मेमोरी स्वैप्स, यूनिट्स, ठीक है जी, कैशे कितनी है, बफर कितनी है, शेड कितनी है, अवेलेबल कितनी है, मीन्स के इसके अबाउट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद जी कुछ कमांड्स हैं जैसे LS USB हैं। ठीक है, ये आपको क्या करेगी, ये सिस्टम की जितनी भी USB बसेस होंगी या कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। देन कमांड है जी LS CPU, कि आपको CPU की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये CPU इंफॉर्मेशन सारी डिस्प्ले करवा देगा कि ये किस आर्किटेक्चर में है। ठीक है जी, ये किस यानी कि इसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, इसके थ्रेड कितने हैं, इसकी फिजिकल कोर कितनी है। ठीक है जी,
सॉकेट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, फैमिली, CPU फैमिली, मॉडल नेम, इंटेल एंड समथिंग एल्स, ब्रांड्स, कैशे, इसके अंदर कितनी कैशेज लगी हुई हैं, तो ये भी आपको यहाँ से बता देगा कि कितनी कैशेज और कितने लेवल हैं कैशे के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये आप लोग इंशाल्लाह कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इस चीज़ को वेरी वेल नाउन सीखेंगे कि कैशे क्या होती है और इसके लेवल क्या होते हैं। यहाँ पे हमने कमांड और उनकी वर्किंग को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कि आपके पास इस पोर्शन में दो एक कमांडें और हैं, तो आप इस पोर्शन में क्या करेंगे जी, इस पोर्शन में आप हार्डवेयर इंफॉर्मेशन यानी कि मेमोरी की इंफॉर्मेशन, CPU की इंफॉर्मेशन, USB डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें सारी हमने देख सकते हैं और इसको गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हम चल रहे हैं अपने थर्ड पोर्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं, हमने हार्डवेयर इन्फो का पोर्शन देखा, जैसे हम यूज़र इन्फो के तरफ पोर्शन की तरफ कि यूज़र की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे हम डिफरेंट तरीक़ों से गेट कर सकते हैं। यूज़र की बच्चे डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं। हमारे पास यूज़र का ग्रुप होता है, उसका नाम होता है, उसका यूज़र नेम होता है, यूज़र की ID होती है या उसकी हिस्ट्री होती है। तो ये बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो हम इनको प्रेस करके देखते हैं कि अगर आपको यूज़र की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करें, सिर्फ W कमांड टाइप करें तो वो आपके पास यूज़र का नाम, ठीक है जी, उसका जो है वो लॉगिन टाइम एंड उसकी जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर आपने क्या करना है, आपके पास जो है वो सिर्फ यूज़र नेम एंड टाइम चाहिए, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास सिर्फ यूज़र का नेम डिस्प्ले हो तो who एक कमांड है, तो आपने यानी कि कंसाइज इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना है। ये तो आपने W लगाया था ना जी, तो आपके पास यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी फिर आगे उन्होंने फर्दर कमांड बनाई हैं कि आप who लगा दें या who लगा दें, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिस्टम का टाइम भी चाहिए और लॉगिन टाइम यानी और उसका यानी कि क्या कहते हैं यूज़र नेम चाहिए, तो आप who कमांड लगा दें। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ यूज़र नेम चाहिए, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कमांड है हमारे पास जो है वो who-IME। उसके बाद है हमारे पास यूज़र का, हर यूज़र का एक ID और एक ग्रुप होता है। तो अगर आपको वो देखना है तो उसमें जी आपको वो कहता है कि आप ID कमांड लगा दें, तो इट्स ओके, आपके पास यूज़र की ID और उसका जो है वो ग्रुप आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद दो कमांड्स और हैं कि लास्ट टाइम यूज़र ने कब यानी क्या क्या हिस्ट्री परफॉर्म की, सिर्फ लास्ट लगा देंगे तो ये जी यूज़र की सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि सिस्टम कब जो है इसको स्टिल रनिंग, कब इसको क्रैश किया गया, कब इसको नॉर्मली सिस्टम को शट डाउन रिबूट किया गया, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि हम ऐसे यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और डिवाइस क्लोज हो जाती है, तो उसको कहते हैं सिस्टम क्रैश कर जाना, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे मैंने इसको डायरेक्ट क्लोज किया तो वहाँ पे मुझे वो कहता है कि सिस्टम क्रैश है, कहीं पे जो है वो मैंने इसको नॉर्मली क्लोज किया तो वो नॉर्मल सिस्टम बूट में आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर हम सिर्फ लास्ट रिबूट देखना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास जो है वो ये इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, सिर्फ लास्ट रिबूट इन्फॉर्मेशन उसने दिखाई कि कब कब जो है आपकी इस मशीन को रन किया गया, इसे चलाया गया। तो ये जी हमारा यूज़र पार्ट भी इसी के साथ ही एंड हुआ जाता है कि इस पार्ट के अंदर हमने यूज़र की डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को गेट किया और उसके साथ हमने काम किया। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो मेन्यू डिस्प्ले होता है, नेविगेशन सिस्टम, कि हम नेविगेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक ls कमांड है। ls कमांड क्या काम करती है कि अगर ऑल फाइल एंड फोल्डर नेम्स, कि अगर आप जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें इस वक्त आप होम डायरेक्टरी में हैं, ठीक है, इसे कहते हैं होम डायरेक्टरी। अगर आप यहाँ पे ls करेंगे तो ये देखें आपके पास ये सारी यानी कि फोल्डर्स आ जाएंगे। कि अगर आपने करंट डायरेक्टरी देखनी है, चलें जी हम पहले क्लियर करते हैं। अगर आपने ये देखना है कि मैं इस वक्त करंट किस डायरेक्टरी में हूँ, आपको नहीं पता कि मैं किस फोल्डर पे काम कर रहा हूँ, तो आप एक कमांड है जी pwd, आप प्रेस करके एंटर प्रेस कर दें तो उसने आपको बता दिया कि आप होम डायरेक्टरी के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर मीन्स के इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल हैं। तो ls कमांड क्या करती है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई फाइल्स,
फोल्डर्स सारा कुछ डिस्प्ले कर देती है। तो ये देखें जी, एक अली फोल्डर है, डेस्कटॉप का फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, पिक्चर्स का, टेम्पलेट्स का, वीडियो का, डाउनलोड्स का, ये सारे के सारे फोल्डर पड़े हुए हैं। तो ls कमांड क्या करती है, ऑल फाइल एंड फोल्डर नेम, ठीक है जी। और अगर मैंने ये देखना है हिडन फाइल एंड फोल्डर्स, आपने विंडो में देखा कि आपको ऑप्शन में जाके वो ऑप्शन ऑन करना पड़ता है, लेकिन लिनक्स में ये काम ही बड़ा आसान है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ हिडन फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप क्या करें, ls-a प्रेस करें तो आपके पास ये देखें जी, पहले कुछ फाइल्स नहीं आई थी, लेकिन अब देखें पहले थोड़ी फाइल्स आई थी, ठीक है, जो हिडन फाइल्स थी वो शो नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब आपने ls-a किया है तो आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी हिडन कमांड्स थी, ठीक है, हिडन फाइल्स थी, वो सारी की सारी फाइल्स इस वक्त शो हो रही हैं। बैश की हिस्ट्री, बैश का लॉग आउट, ठीक है जी, ये सारी फाइलें पहले शो नहीं हुई थी, ठीक है। तो ls-a कमांड किस लिए यूज होती है जी, हमारे पास जो है वो हिडन फाइल एंड फोल्डर्स को शो। ls-i मेमोरी ब्लॉक फाइल्स डिटेल्स असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने देखनी है तो ls-r मेमोरी इन यूनिट, ठीक है जी। अगर हम ये देखना चाहें तो हम इसको देख लेते हैं जी, हम इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम पहले से जनाब जो कमांड ट्राई करते हैं, वो कमांड ट्राई करते हैं कि इस ls, ये एक चीज़ याद रखनी है, ये है नेविगेशन सिस्टम, ये करंट डायरेक्टरी के हिसाब से हर चीज़ बताएगा, ठीक है, कि आप जिस फोल्डर में यानी कि करंट जिसमें डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसके अंदर जो फाइलें हैं उन्हीं के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। आप इसको जिस हर फोल्डर हर डायरेक्टरी के अंदर नेविगेशन एज अ नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए उसने क्या किया है, टोटल 36 यानी कि मेरे पास फाइल्स हैं जिसको उसने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके मुझे दिखा दिया है। और मुझे ये साथ में ये बेसिकली ना ये वाली पोर्शन है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली परमिशंस का फोल्डर है कि कौन सी फाइल है और उसकी मुझे उसकी यानी कि क्या क्या जो है वो परमिशन हासिल है, या उस फाइल को कौन कौन सी परमिशन दी हुई है, कौन कौन सी नहीं है। तो ये रीड राइट एंड ये 3 परमिशंस होती हैं, 3 मोड होते हैं जो आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में डिस्कस करने। तो अभी जो है हम नेविगेशन सिस्टम से देख रहे हैं कि हमने अगर ls-i किया है, ls-l किया है, तो उसने क्या किया है, डिटेल दिखा दी है असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मैं अगर इसी डिटेल को डिसेंडिंग में करना चाहूँ तो मैं जी, अब इस रिजल्ट को भी आप गौर से देख लें, ठीक है। अब दोबारा मैं करता हूँ, ठीक है जी, ls, तो डिसेंडिंग करने के लिए मेरे पास जी -r, माइनस नहीं है बेसिकली, ये डैश है, आप लोग माइनस में लगाते रहिएगा। तो ये देखिए उसने क्या किया, अब उसने असेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने इसको अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को जो है मीन्स के आपके अंदर कोई फोल्डर के अंदर फाइलें, न्यूमेरिक फाइल भी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, आप उनको असेंडिंग करना चाहते हैं तो आप देखना चाहते हैं असेंडिंग में, तो आप क्या करें, उस फोल्डर में जाएँ और ये कमांड लगाएं ls-l, तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। आप डिसेंडिंग में जाना चाहते हैं, आप उसी फोल्डर में जाएं ls-, मैं माइनस बार बार कह रहा हूँ सॉरी, आप इसको डैश यानी कि कहेंगे, माइनस वाला बटन शिफ्ट प्रेस किए बगैर अगर प्रेस करें तो ये वाला डैश आ जाता है कीबोर्ड से। तो ये देखें जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी फाइल्स क्या हो रही हैं। तो ये नेविगेशन सिस्टम बेसिकली ये काम करता है कि करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो मैं अगर आपको इसकी थोड़ा सा ग्राफिकल डेमो देना चाहूँ तो बेटा ये है कि ये मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डायरेक्टरी है, मेरा एक फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मैं चला गया हूँ और मैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास GUI है, ठीक है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 फोल्डर हैं और एक ये बुक है और एक ये जिप फाइल है। लेकिन यहाँ पे मैं इस वक्त कमांड लाइन में हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूं, मैं अपनी करंट डायरेक्टरी देखूं, मैंने जी pw करंट डायरेक्टरी का पता लगाने के लिए pwd कमांड है, मुझे पता है कि मैं होम डायरेक्टरी में हूं, लेकिन मुझे अब यहाँ पे नहीं दिख रहा कि कौन कौन से फोल्डर हैं। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं ये ls सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ। तो ये नेविगेशन कमांड मुझे क्या करती है, बताती हैं कि यहाँ पे किस टाइप की फाइल जो है वो पड़ी हुई हैं। तो वो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट कमांड्स हमने पढ़ी हैं, आप इनको देख के नेविगेट सिस्टम, नेविगेशन एरियाज को कर सकते हैं। ये pwd हम पढ़ चुके हैं जी। cd जो है गो टू नेम डायरेक्टरी, ये चेंज डायरेक्टरी के एक फोल्डर से दूसरे डायरेक्टर में जाने के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं जी, यहाँ पे आपने इसको देख लेना है, गो टू प्रीवियस डायरेक्टरी, फोल्डर नेम, ठीक है जी। यहाँ पे आप यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी फोल्डर में जाना चाहते हैं, जैसे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर अली का फोल्डर है, तो मैं क्या लिखूँगा cd, ठीक है जी, डेस्कटॉप, फोल्डर का नाम लिखूँगा,
तो ये क्या किया उसने, मुझे डेस्कटॉप के फोल्डर में ले गया। ठीक है, डेस्कटॉप के फोल्डर के ऊपर मेरा एक फोल्डर पड़ा जी अली। तो मैं क्या करूँगा, चेंज डायरेक्टरी, CD स्टैंड फॉर मीन्स कि ये CD एक कमांड है जो कि आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाती है। ठीक है, CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, और मैं अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ अली, तो ये मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर ले जाता है। समटाइम आप लोगों को एरर आते हैं कि वो डायरेक्टरी में नहीं ले जाता, उसको यानी कि नहीं मिलती, तो वो एरर बेसिकली परमिशंस की वजह से आते हैं। आप उसको परमिशन दे दें, वो कैसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली एरर्स नहीं आते, परमिशंस के एरर जो हैं वो इससे हाइड जब हम काम करेंगे तो तभी आएंगे। तो यहाँ पे हमने CD कमांड का रोल देख लिया कि ये हमें एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में लेके जाती है, यानी कि एक फोल्डर से दूसरे डायरेक्टरी में मूव करने के लिए हम CD कमांड यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें प्रीवियस आना है, बैक आना है, जैसे हम फॉरवर्ड गए, पहले डेस्कटॉप में आए, फिर अली के फोल्डर में आए, तो हमें बेटा CD और स्पेस एंड डबल डॉट प्रेस करना है, तो हम एक एक फोल्डर बैकवर्ड मूव कर जाएंगे। सेम वैसे जैसे हम इसमें आए थे वैसे ही हम बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। सॉरी, मैंने स्पेस नहीं दी, CD डबल डॉट, देन हमने क्या किया, बैकवर्ड। जैसे हम फॉरवर्ड गए थे वैसे ही हमने ट्रैवर्स किया। तो बेसिकली ये CD कमांड जो है ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट डायरेक्टरीज के दरमियान मूवमेंट करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। आगे है हमारे पास जी डायरेक्टरीज का एक यानी कि नेक्स्ट जो सेशन है हमारे पास वो है कि हमने फोल्डर्स को बनाना है, यानी कि डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है और डायरेक्टरीज को डिलीट करना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा काम है, इसमें कोई यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आपके पास आ रही हैं। नेविगेशन सिस्टम है, ये सारा नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट हमने करना है जी मेक डायरेक्टरीज एंड रिमूव डायरेक्टरीज। तो फोल्डर बनाना MKDIR एक कमांड है जी जो कि क्या करती है, आपके फोल्डर को क्रिएट करती है। MK डायरेक्टरी स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। ठीक है, आपने क्या करना है, कमांड लिखनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फोल्डर का नेम लिखना है। लेकिन आपको इस कमांड का इफेक्ट दिखाने के लिए मैं कहाँ पे लेके चलता हूँ जी, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए हमें पता है कि हम कमांड लिखेंगे सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी। जी हमने दूसरे फोल्डर में जाना है, कौन से फोल्डर में जाना है जी, हमने डेस्कटॉप में जाना है। तो ये जी मुझे उस फोल्डर के अंदर ले गया। अब इस फोल्डर के अंदर मेरा एक फोल्डर दे देखें आप, अली का नाम का बना हुआ है, एक अहमद के नाम का बना हुआ है। अब सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैंने नया फोल्डर क्रिएट कैसे करना है। तो मुझे कमांड लिखनी है MKDIR मेक डायरेक्टरी, और फोल्डर का क्या देना है जी, नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे फोल्डर का नाम है फोल्डर 1। ठीक है जी, लेकिन सॉरी इसको जो है वो स्पेस लाजमी देनी है, वरना कमांड जो है वो एडिट हो जाएगी। स्पेस दी थी, मैंने क्या बताया जी, मैंने इसको कमांड बताई कि मेक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनानी है, एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम ये होना चाहिए। मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे इस वक्त फोल्डर 1 आ चुका है। सेम ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टरी को रिमूव भी कर सकता हूँ। वो किस लिए, RMDIR। ठीक है जी, अगर मैंने कोई फोल्डर बना लिया, मुझे अच्छा नहीं लगता जी अली का फोल्डर जी मेरे पास इस वक्त डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसको डिलीट कर दूँ, तो मैं क्या कराऊंगा, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी की एक कमांड है, उसको लगाऊंगा। और सॉरी मेरे पास जो है वो इसकी एरर आ रही है। ठीक है, एक मिनट, हमारी कमांड ना गलत हो, RMDIR, और हम क्या करते हैं जी डायरेक्टरी का नेम देते हैं। तो जी हम दोबारा से RMDIR, और मेरे फोल्डर का नेम है जी अली ही है। डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा। चलें हम दूसरा फोल्डर डिलीट कर देते हैं, RMDIR और अहमद। ले लीजिए, उसने क्या किया है, हमारा जो अहमद का फोल्डर पड़ा हुआ था उसने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये अली फोल्डर जो है आई थिंक इसके कोई नोटेशंस या नाम में कोई डिफरेंस होगा या इस तरह का कुछ चक्कर होगा जिस वजह से वो डिलीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास जो है उसने उस वाले फोल्डर को, हमारे फोल्डर को डिलीट कर दिया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग काम कर रहे थे आपकी लैब 3 के साथ। तो अब हमारे पास आगे यानी कि हमने करेंटली डायरेक्टरीज के ऊपर काम कर रहे थे। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये डेस्कटॉप के फोल्डर के ऊपर मैं इस वक्त F1 फोल्डर के अंदर हूँ जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं अगर इस फोल्डर को रिमूव करूँ, ठीक है, RMDIR कमांड से F1 को अगर मैं रिमूव करूं तो वो कहता है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, जबकि फेल टू रिमूव का आपको ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारे पास पहले भी इशू आया कि फेल टू रिमूव का जी वो फोल्डर डिलीट नहीं कर रहा। जबकि अगर मैं सेम कमांड F2 के लिए लगाऊं तो क्या हुआ है, वो उसका भी कह रहा है कि कोई यानी कि मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं आपको समझने के लिए लाजमी है कि 2 किस्म के फोल्डर होते हैं। एक फोल्डर है जो एम्प्टी है, जैसे अभी मैं करता हूँ MKDIR, मैं एक ओल्ड फोल्डर बनाता हूँ F3 के नेम से, जो अभी भी मैंने बनाया है FE के नेम से, सॉरी
मैं क्या करता हूँ CD// मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ठीक है। अब डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास जो है वो 2 फोल्डर हैं। फॉर एग्जांपल मैं जी आपकी कहता हूँ, मैं वही वाली फाइल रिमूव डायरेक्टरी F1 को डिलीट करता हूँ, तो वो कहता है कि फेल टू रिमूव डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ये मैसेज हमारे पास पहले भी एक दफ़ा आया था। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, सेम कमांड F2 के लिए लगाता हूँ बच्चे, तो क्या हुआ, कमांड एग्जीक्यूट हुई और फोल्डर भी मेरा डिलीट हो गया। तो ये वाला फोल्डर F1 जो था, इसे क्या ऐसा मसला था कि ये डिलीट नहीं हो सका। तो बच्चे ये डिलीट इसलिए नहीं हो सका कि इसके अंदर क्या थी, आपके पास एक डाटा फाइल थी, ठीक है। डाटा फाइल कौन सी थी, अगर हम क्या करें, CD F1 में जाके देखें तो हमारे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। हम फोल्डर 1 में गए और हमने ls नेविगेशन कमांड लगाई और ये देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कुछ एक फोल्डर पड़ा हुआ है। इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है जो हमने अभी क्रिएट किया था, ठीक है। तो मीन्स कि इस फोल्डर के अंदर कुछ डाटा है। तो अब इस फोल्डर को, ये वाली जो कमांड है रिमूव डायरेक्टरी F1 जो है, ये डिलीट नहीं कर पा रही, वो कह रहा है फेल टू रिमूव नो सच फाइल डायरेक्टरी। सॉरी, यहाँ तो आपको मिलेगी नहीं, हमें हमारा ये फोल्डर डेस्कटॉप पे है, तो हम दोबारा डेस्कटॉप पे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा डिफरेंस कि जो फोल्डर एम्प्टी था उसने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये वाला जो फोल्डर है ये एम्प्टी नहीं है। अगर मैं इसको rmdir कमांड देता भी हूँ, भाई F1 को डिलीट करो, तो वो कहता है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। भाई ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, मीन्स कि अगर कोई फोल्डर एम्प्टी हो तो वो तो इस कमांड से रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई फोल्डर जिसके अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है तो बेटा वो इससे डिलीट नहीं होगा। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर आपको rm, ठीक है जी, माइनस, फिर आपको जिस कमांड का यूज करना पड़ेगा बच्चे वो है rm-fr, ये कमांड आप लगाएंगे, देन आप देंगे फोल्डर का नेम, देन एंटर करेंगे तो फिर देखें फिर आपके पास वो फोल्डर भी डिलीट हो गया जिसके अंदर डाटा है, ठीक है। तो मीन्स के ये 2 तरीके हैं आपके फोल्डर्स को डिलीट करने के, कि अगर तो आपने कोई फाइल डिलीट करनी है या ऐसा फोल्डर जिसके अंदर फर्दर कोई फोल्डर या कोई फाइल नहीं है, तो आप रिमूव डायरेक्टरी से कर सकते हैं या rm से फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये कमांड जो हमने अभी सीखी है, ये 2 कमांड्स हमने सीखी थी रिमूव डायरेक्टरी, तो ये रिमूव नेम डायरेक्टरी सिर्फ रिमूव कर सकता है, सारी फोल्डर को रिमूव नहीं कर सकता। तो हमने देखा है, अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि हमने F1 से इस फोल्डर का F1 फोल्डर को इस कमांड से रिमूव करने की कोशिश की, उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था, हमारा कोई डाटा था। तो ऐसा फोल्डर जिसके अंदर कोई डाटा हो उसको डिलीट करने का बेटा ये तरीका है, उसकी कमांड डिफरेंट है। लेकिन कोई एम्प्टी फाइल या एम्प्टी फोल्डर है तो बेटा उसको हम rmdir से डिलीट कर सकते हैं और फाइल को सिंपल rm और F1 का नाम दे दें। जैसे अभी मैं आपके पास यहाँ पे देखता हूँ mkdir, मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं दोबारा से F1 रख देता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर। और मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, F1 के अंदर। यहाँ जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ टच कमांड से, उसका नाम रख देता हूँ फाइल 1.txt। ये जी मेरी फाइल बन गई। अगर मैं अब इसको ls कमांड करके देखूं तो इस वक्त मेरे F1 फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो है file.txt, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मैं दोबारा CD बैक डेस्कटॉप पे जाऊं और मैं डिलीट करने की कोशिश करूं किस कमांड से, rmdir, ठीक है, और F1 को, तो वो मुझे एरर देता है, कहता है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। जबकि अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक और फोल्डर बनाऊं mkdir कमांड के साथ, ठीक है, F2, ठीक है, ये मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया जो आपके पास अभी यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर यही कमांड मैं इस वक्त, ये फोल्डर एम्प्टी है, अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ तो ये देखें ये फॉरन से हो गया। लेकिन अगर मैं यही कमांड किसके लिए लगा रहा हूँ जी, F1 के लिए लगा रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहा है कि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो इसको डिलीट करने का तरीका हमने देखा है कि इसके लिए कमांड है rm, ठीक है जी, -fr एंड देन फोल्डर का नेम, तो देन योर फोल्डर हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। सिंपल किसी फाइल को, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल क्रिएट की है टच file.txt, ये फाइल हमने क्रिएट की है। तो ये देखिए file.txt फाइल हमारे डेस्कटॉप पे बन चुकी है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो आप सिंपली कमांड लिखेंगे rm, ठीक है, और फाइल का नेम file.txt, तो ये ले जी आपकी ये फाइल देखिए रिमूव हो गई है, ठीक है। और अगर इस फाइल के अंदर कुछ रिटर्न होगा तो फिर ये फाइल भी डिलीट नहीं होगी, इसके लिए भी फिर यही तरीकाकार करना पड़ेगा। और सिंपली फोल्डर रिमूव करने के लिए आपके पास क्या है, rm, और इसके साथ फिर आप लगा देंगे डायरेक्टरी, तो ये फोल्डर रिमूव एम्प्टी फोल्डर, और ऐसा फोल्डर जिसके अंदर डाटा कंटेन है उसको फिर ये आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पे नोट करने वाली थी फोल्डर्स एंड डायरेक्टरी में।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने मेजर पार्ट ऑफ द लैब की तरफ, जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया था। आज हम उन सब प्रॉब्लम्स सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। आज हम मूव कर रहे हैं जी फाइलिंग की तरफ, कि सबसे पहले कि फाइल क्रिएट करना, क्रिएट अ फाइल। इसके ये बच्चे ये 3-4 तरीके हैं कि आप टच कमांड से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और एक फाइल नहीं, टच कमांड एक ऐसी कमांड है कि आप इसके साथ 2, 3, 4 फाइलें, 5 फाइलें इकट्ठी बनाना चाहें तो इट्स ओके, आप क्रिएट कर सकते हैं नैनो एडिटर के जरिए, कैट कमांड के जरिए एंड विम के जरिए। ठीक है, हम फिलहाल विम यूज़ नहीं कर रहे, हम जो है वो फिलहाल जो कमांड यूज़ कर रहे हैं हम टच करेंगे। हम सबसे करके देखते हैं जी टच। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाता हूँ मेक डी आई आर, इसका नाम रखता हूँ फोल्डर 1 या सॉरी एफ मेक डी आई आर F1, ये मैं इसका फोल्डर बनाता हूँ जी। और इसके बाद मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ F1 दैट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चे, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच कमांड के जरिए, टच। ठीक है जी, फाइल 1.txt, ये मैंने फाइल का नेम रखा फाइल 1.txt। मैंने एंटर प्रेस किया तो अगर मैं अब इस फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं नेविगेशन कमांड ls लगाऊं तो ये देखिए मुझे दिखाएगा कि आपकी फाइल F1 है। दूसरी कमांड हमने देखा कैट कमांड, कैट कमांड के तरीके से हम कमांड क्रिएट करते हैं फाइल 2.txt, तो ये देखिए मेरे पास सॉरी कैट कमांड के जरिए से भी हम कर सकते हैं जी। कैट सॉरी हमने कमांड गलत टाइप की, हमने कमांड टाइप करना है कैट एंड ग्रेटर देन साइन एंड फाइल 2.txt। तो ये देखें जी हमारी ये फाइल भी क्रिएट हो गई होगी। सॉरी अली अहमद एंड एहसन एन एस्केप की सिंपली जो है हमारे पास, यानी कि ये जो हमारे पास जो है ये डिफरेंट चीज़ें भी ये डिफरेंट जो हमारे पास कमांड्स हैं इनको यूज़ करके भी जो है हम क्या करते हैं अपनी फाइल को क्रिएट कर। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जी कि हमने जो है वो कैट कमांड को यूज़ करके अपनी फाइल क्रिएट की और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट राइट किया और उसके बाद हमने कंट्रोल डी कैट कमांड को जब भी यूज़ करके हमने फाइल क्रिएट करनी है तो हमारे पास CTRL प्लस ये शॉर्टकट की है। आपने दोबारा जो है आपने उसके अंदर वापस आने के लिए कंट्रोल प्लस D आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फिर दोबारा से करता हूँ जी कैट, ठीक है जी, स्पेस ग्रेटर देन साइन और मैं बनाता हूँ जी फाइल 3.txt। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। मैं इसमें जो है वो अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, राइटिंग करने के बाद बनाना एंड समथिंग एल्स ऑरेंज, मैंने ये एक लिस्ट ऑफ फाइल बनाई। उसके बाद जैसे मैंने कंट्रोल D प्रेस किया तो मुझे इसको मैंने एंटर प्रेस किया एंड देन मैंने क्या किया, यानी कि जब आप फाइल लिख लें राइट कर लें तो एंटर प्रेस करके एम्प्टी लोकेशन पे ले जाएं, कंट्रोल D प्रेस करें तो आप वापसी दोबारा किस में आ सकते हैं, शेल में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जाके देखते हैं कि क्या हमारी ये तीनों फाइलें इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई हैं। तो ls कमांड लगाएं तो ये देखें जी आपके पास फाइल 1.txt, फाइल 2.txt एंड फाइल 3.txt ये तीनों फाइल्स आ चुकी हैं। तो फाइल क्रिएट करने के 2 तरीके हम देख चुके हैं। ठीक है जी, एंड तीसरा तरीका फाइल को क्रिएट करने का जी हमारे पास है कि हम नैनो एडिटर के जरिए क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तीसरा तरीका जी जो हमने देख लिया इसको कि हमारे पास फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो हमने देखना है नैनो एडिटर। ये बेटा जैसे आप लोग C++ या डिफरेंट कोड एडिटर्स यूज़ करते थे लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है एडिटर है जो कि हमें फाइल टेक्स्ट फाइल राइटिंग सेविंग का जो है वो ऑप्शन देता है। टेक्स्ट फाइल है, बैच फाइल है, हर चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये विम और नैनो 2 एडिटर हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि विम जो है ज़रा यूज़र फ्रेंडली है, मीन्स वो एरर डिटेक्शन इन कलर स्कीम जो है वो परफॉर्म करता है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको हाईलाइट कर देता है। लेकिन ये जो नैनो है ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसका इंटरफेस ब्लैक एंड वाइट है। ये इस तरह की कोई इंडिकेशन आपको एरर इंडिकेशन जो है वो प्री टाइम नहीं देता, बल्कि कंपाइल होने के बाद ही फाइल को पता लगता है एरर क्या है। तो इसका तरीका यह है कि आपने नैनो लिखना है बच्चे, आपने फाइल 4.txt आपने क्या करना है नैनो फाइल का नेम, जैसे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये जनाब IDE खुल चुका है। नैनो का जो एडिटर है ये बेसिकली आपका IDE टाइप एडिटर है। यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप कर देना जी, अली अहमद
एसन एंड समथिंग एल्स, जो भी आप डाटा लाइक यहाँ पे देना चाहें, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यहाँ पे प्रेस कर दें तो ये आपको क्या करेगा जी, आपके पास जो डिफरेंट डाटा आइटम्स जो हैं उनको ये सेव करवा देगा। तो ये आपकी बेसिकली क्या हो रही है, सेव आपके पास ये एक टेक्स्ट फाइल सेव हो रही है। अच्छा, इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि इस एडिटर से वापस जब आप शेल में जाएंगे तो ये जो आपके पास ये जो एरो नज़र आ रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है बच्चे कंट्रोल को। तो आप इससे वापस जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। जैसे एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपसे क्या पूछेगा, कहेगा कि क्या आपने जो चेंजेस किए हैं इस फाइल पे इसको सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, वाई। जैसे प्रेस करेंगे तो वो आपसे दोबारा फाइल नेम कंफर्म करवाएगा कि फाइल का नेम इसी नेम से सेव करना है या इसके अंदर कोई आपने चेंजिंग करनी है। आपने कहा नहीं, अगर आप चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे कर दें, नहीं करना चाहते तो एंटर प्रेस करें, तो ये ऑटो फाइल को सेव करने के बाद दोबारा आपको उसी शेल में ले जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पे फिर दोबारा एलएस कमांड लगा के देखें कि क्या हमारी ये फाइल दोबारा आई है। तो ये देखें, पहले हमारे पास 3 फाइलें थी, अब हमारे पास कितनी फाइलें हो गई हैं, 4 फाइलें हो गई हैं, क्योंकि एक फाइल हमने क्रिएट की थी टच कमांड के जरिए, 2 फाइलें हमने क्रिएट की कैट कमांड के जरिए, एंड फाइल 4.txt हमने यूज़ किया नैनो एडिटर के जरिए। तो आज के लिए हम सिर्फ ये 3 मेथड्स पढ़ेंगे। विम पे हम जब इंशाल्लाह काम करेंगे तो फिर उसको देखेंगे। विम भी एक एडिटर है, सिंपली इसमें कोई यानी कि कोई क्या कह सकते हैं आप लोग के, कोई लॉजिक साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ क्या करना है कि लिनक्स कमांड एक कमांड लगानी है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने सब लोगों ने विम इंस्टॉल करके आना है, लिनक्स कमांड टू इंस्टॉल विम, ठीक है जी। आपने जैसे इसको करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह के जो है वो एडिटर इंटरफेसेस जो हैं वो खुल जाएंगे। तो आपने यहाँ से जो है ये आपके पास कोई कमांड यहाँ पे दी हुई होगी, आपने sudo get कमांड बेसिकली यूज़ होती है। तो ये जो है इस तरह की sudo कमांड आपने यहाँ से डिफरेंट आपको एडिटर से मिल जाएगी। आपने इसको करना है और आपने इसको इंस्टॉल करके नेक्स्ट टाइम जो है वो लैब के अंदर तशरीफ़ लेके आनी है। अच्छा जी, उसके बाद है ये लैब रीड फाइल को रीड करने के मीन्स फाइल को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी तक हमने फाइल को क्रिएट करना सीखा है और अब हम फाइल को रीड करना सीख रहे हैं कि बेसिकली फाइल को रीड कैसे करना है। तो जी फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कैट, फर्स्ट एग्जांपल कैट फाइल, और आगे लिखते हैं फाइल फाइल का नेम ठीक लिखते हैं फाइल 1.txt। इसमें आप लोगों ने ये देख लेना है कि आपकी फाइल पड़ी कहाँ है। नॉर्मली लोग ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि डेस्कटॉप पे पड़ी होती है फाइल, पड़ी होती है किसी फोल्डर में, और हम गलत फोल्डर में रह के कैट कमांड लगा के देख रहे होते हैं और हम कह रहे हैं हमारी कमांड गलत है। जैसे एंटर प्रेस किया है तो जी आपके पास क्या है, कैट फाइल 1.txt, नथिंग हैज़ बीन शोन, शो फाइल टेक्स्ट होना चाहिए था, लेकिन इस फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, इस वजह से शो नहीं हुआ। तो हम अपनी फाइल चेंज करके देखते हैं जी। ये पहली फाइल थी जो हमने टच के जरिए से लिखी थी, इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, तो 2 लिखा है। तो ये देखें इस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट मौजूद था, तो उसने हमें ये बेटा कमांड किस लिए है कि हमारा जो टेक्स्ट है फाइल के अंदर उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए। अच्छा, ये दूसरा कमांड क्या है कि हेड फाइल के फाइल की जो पहली टॉप 10 लाइन्स हैं, अगर आप सिर्फ वो देखना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, आप हेड और कमांड यूज़ कर लें। नेक्स्ट लेट अस टू सी दैट, हम क्या करते हैं जी, हम हेड कमांड यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि मुझे जो है ना वो फाइल 4 में हमारा ज़रा टेक्स्ट था, फाइल नंबर 4 जो हमने नैनो से हम उसी को देख लेते हैं txt। तो ये देखें पहली 10 एंट्रीज जो हैं उस फाइल में से ये निकाल के ले आया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे क्या कहता हूँ, नहीं जी नहीं, मुझे पहली 10 नहीं चाहिए, ठीक है, मैं कोई रेंज देना चाहता हूँ, तो मैं हेड के साथ यहाँ पे रेंज दे सकता हूँ, इट्स ओके। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा जी, मैं उसे कहता हूँ जी -5, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -5, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें अब मुझे उसने, अगर मैं कोई स्पेसिफिक देखना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पहले 5 नाम चाहिए, तो मैं पहले 5 नाम, पहली 5 लाइनें रीड करनी है फाइल की, तो उसने पहली 5 दिखाई हैं। हेड कमांड वैसे क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फर्स्ट यानी कि हेड टॉप पे 10 जो एंट्रीज होती हैं हमारी फाइल्स के अंदर सिर्फ उसी को रीड करवाती है। यहाँ पे 10 एंट्रीज थी, ठीक है, आप इसी कमांड को एडिट कर सकते हैं। आप कहते नहीं जी मैंने सिर्फ पहली 3 लाइन्स देखनी है, तो इट्स ओके, आप यहाँ से फर्स्ट 3 लाइन्स भी देख सकते हैं। तो ये देखें उसने फर्स्ट 3 लाइन्स ही आपको दिखाई हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम फाइल को रीड करने के तरीके की, एक फाइल हमारी बनी हुई है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं,
टेल फाइल जी, अगर हम फाइल को एंड से देखना चाहते हैं कि लास्ट 10 लाइनें मिलें तो हम देख सकते हैं लास्ट, ठीक है। जैसे अभी हमने हेड ऑपरेशन किया है, ठीक है, हम देखें ये टेल ऑपरेशन और इसी के साथ ही जो है हम फाइल 4.txt अपना नाम लिखते हैं। तो आप देखिए उसने मुझे नीचे से जो है वो दिखाया है, क्योंकि हमारी जो फाइल थी, अगर हम इस फाइल सारी का फाइल का टेक्स्ट देखना चाहें तो ये देखें कैट, ठीक है, एंड फाइल 4.txt ये हमारी फाइल थी। तो इसमें देखिए ये सारा टेक्स्ट था इस फाइल के अंदर, जो यहाँ पे आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने पहले किया था ऊपर वाले 10, तो उसने ये वाले दिखाए थे। उसके बाद अभी हमने टेल ऑपरेशन किया तो उसने नीचे से 10 जो लाइंस थी हमें रीड करवाई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही 10 लाइंस जो हैं यहाँ पे जो है आपके पास ये आई हुई हैं, ठीक है। तो टेल हेड फंक्शन बेसिकली फाइल को हेड से रीड करने के लिए, और टेल फंक्शन सेम ऐसे टेल में भी हम दे सकते हैं कि जी हमें सिर्फ लास्ट 3 लाइंस दिखा दे, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है फाइल 4.txt। तो ये देखें जी हमारे पास उसने टेल से क्या किया है, मुझे जो है वो 3 लाइनें दिखाई हैं। 2 क्यों दिखाई हैं, क्योंकि ये देखें एक स्पेस है हमारी, हम जितनी एक लाइन की हमने अपनी फाइल में स्पेस दी हुई है, वहाँ पे हमने लिखा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये देखिए ये स्पेस यहाँ पे भी आ रही है, इसने दिखानी 3 ही थी, लेकिन एक लाइन में हमारे पास स्पेस है, वहाँ पे लिखा ही कुछ नहीं हुआ, तो वो स्पेस शो हो रही है, ठीक है। तो जितनी लाइनें आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं टेल से, आप इसको कस्टम भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। मोर फाइल शो फाइल इन द टर्मिनल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो टर्मिनल में शो हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। आप मोर कमांड लगाएं, उसके बाद आप फाइल 4.txt ये ऑपरेशन करें, तो ये देखें आपकी फाइल जो है वो टर्मिनल में आना शुरू हो गई है, ठीक है। और इसके बाद आप जो है वो कंट्रोल डी प्रेस करें और वापस इसमें आप वापस आ जाएं अपने शेल के अंदर, ठीक है। कमांड आपने टर्मिनल में देख ली, उसके बाद आप वापस कहाँ पे आ गए, आपने टर्मिनल के अंदर, शेल के अंदर, सॉरी, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने फाइल को रीड, शोइंग फाइल विद नंबर, ठीक है। अगर आप किसी अनदर टैब में फाइल को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी नहीं जी मैंने टर्मिनल में नहीं देखनी, ठीक है, मैंने किसी और टैब के अंदर अपनी फाइल को ओपन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं लेस, और आपने कहा जी फाइल 4.txt, तो ये ले जी ये किसी और टैब के अंदर आपका फाइल जो है, ये एक न्यू टैब है, ये टर्मिनल नहीं है, ठीक है। ये फाइल का स्टार्ट है, ये एंड है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप वापस कंट्रोल अपना इस टैब से भी आप जो है वो वापस जो है वो जा सकते हैं, इट्स ओके। यहाँ से ये आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको क्या करेगा जी, ये आपका फाइल ऑफ एंड है, ये आपको वापस जो है वो ले जाएगा जनाबे वाला आपके टर्मिनल के अंदर। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को डिफरेंट मेन्यूज़ में क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें मज़ीद हम ये चीज़ें भी देख सकते हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा फोल्डर बनना चाहें, मेक dir, ठीक है, जैसे आपके पास ये लोकेशन है, यहाँ पे अगर आप ये चाहें कि जी आप एक से ज़्यादा फोल्डर एक साथ क्रिएट करना चाहें तो यू कैन डू दिस, ठीक है। mkdir कमांड आप यूज़ कर लें, आप कहें जी FIJK ये सारी फोल्डर बना दें। देखिए आपके पास ये 4 फोल्डर्स आ गए हैं, ठीक है। ये एम्प्टी डायरेक्टरीज हैं, और अगर आप इन सबको डिलीट करना चाहें तो आप कहें जी mkdir, इसके सारे फोल्डर डिलीट करने हैं, आप स्टेरिक लगा दें, ठीक है, सॉरी mk कह रहा हूँ, RMDIR, तो ये बेटा FIJK, तो ये देखें सारे के सारे फोल्डर डिलीट हो गए, यहाँ से कोई भी फोल्डर अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फोल्डर एक साथ बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं, एक साथ बहुत सारे फोल्डर्स को बच्चे आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जी। डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड का काम आ रहा है बच्चे, वो हमारे पास काम है जी कॉपी कमांड, जो हमने यूज़ करनी है। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कमांड कि सेम फाइल दूसरी सेम फाइल में हम कॉपी कैसे करते हैं, ये देखते हैं जी। हम सबसे पहले डेस्कटॉप के फोल्डर में हैं और उसके बाद एक F1 फोल्डर में है, यहाँ हम ls कमांड करके देखते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर 3 फाइलें मौजूद हैं जी, फाइल 2.txt, file.txt एंड फाइल 3.txt, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला यूज़ हम ck कमांड का देखते हैं कि हम एक फाइल का कंटेंट
दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉपी का ऑप्शन भी परफॉर्म करती है और पेस्ट का भी करती है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा cp कमांड, ठीक है जी, हमने कहा जी फाइल 1.txt की जो फाइल है, बल्कि 500 नहीं है, सर सिंपल जी, हम file.txt हमारे पास एक फाइल है, इसको कॉपी कर दें। मीन्स कि ये आपकी कौन सी फाइल है बच्चे, सोर्स फाइल। इसको कॉपी कर दें, एक न्यू फाइल बना दें जी, फाइल, ठीक है, 4.txt, एक न्यू फाइल बनाएं, फाइल 4.txt, और आपकी इस फाइल का कंटेंट जो है, जो भी कंटेंट है वो अपनी इस न्यू सोर्स फाइल में पेस्ट कर दे। इस फाइल को कॉपी करें और इस फाइल में पेस्ट कर दे। ये है फर्स्ट यूज ऑफ cp कमांड के, कॉपी करके टारगेट फाइल के अंदर पेस्ट कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप करके देखें अपना वही ls कमांड, तो इस फाइल में एक फाइल बढ़ चुकी होगी। ये देखें, पहले फाइल 3, 2 एंड फाइल 3, अब फाइल 4 भी आ चुकी है। तो ये क्या है कि cp कमांड के जरिए हमने एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी, यानी कि न्यू फाइल बना के उसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम जी इस फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir। इस फोल्डर के अंदर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं अली। ओके, अब cp कमांड हमारे पास क्या है कि हम इसके ज़रिए से एक डायरेक्टरी का कंटेंट कॉपी करके दूसरी डायरेक्टरी में भेज सकते हैं। सेम ऐसे जैसे अभी हमने एक फाइल का कंटेंट कॉपी किया टारगेट सोर्स फाइल का, ठीक है, और उसको पेस्ट कर दिया अपनी टारगेट फाइल में जो हमने न्यू जनरेट की। ठीक है, सेम ऐसे ही हम एक डायरेक्टरी से हमने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, अब हम अगर ls करें तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर भी क्रिएट आ रहा होगा, ये अली, जो पहले हमें नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको cp से एडिट करते हैं, cp, ठीक है जी, सेम वही तरीका पहले हम फॉलो करके देखते हैं कि क्या हमारा होता है कि जी ये cp अली फोल्डर है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें अहमद और उसको इसके अंदर पेस्ट कर दें, तो हमारे पास एरर आएगा कि नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी अली। ठीक है, इसके लिए फिर हमारे पास क्या है कि हमारा इस कमांड से पहले क्या लगेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के अंदर जो फाइल को कॉपी करने का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। ठीक है, और जो फोल्डर्स का कंटेंट कॉपी करने हैं तो हमेशा हमें साथ क्या लगाना पड़ेगा, -r, फिर एंटर करेंगे तो देखें ये काम हो गया। और उसके बाद दोबारा अगर आप ls करके देखेंगे तो आपके पास ये देखिए जी 2 फोल्डर्स हैं। अली फोल्डर का कंटेंट उसने अहमद वाला फोल्डर जो आपने टारगेट फोल्डर बताया था ये उसने उसके अंदर कॉपी कर दिया है। इसलिए कि लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो और डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर पे काम कर रही होती है, तो आपको उसको बताना पड़ता है इस कमांड के ज़रिए से डिफ्रेंशिएट करके कि इस बार आपने सारे की सारी, यानी कि इस फोल्डर का जो कंटेंट है सोर्स फोल्डर का, वो एक नया फोल्डर बनाना है और उसके अंदर कॉपी करके पेस्ट भी कर देना है। ठीक है, तो अगर आप यानी कि यहाँ से देखते हैं तो इसके अंदर चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है जी, एक तो है cp कमांड का ये यूज़ कि किसी भी फाइल को, सोर्स फाइल को डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी कर देना। दूसरा ये है बेटा किसी भी सोर्स फोल्डर को, पूरे का पूरा फोल्डर ही कंटेंट उसके कॉपी करके डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर कंटेंट के अंदर कॉपी कर देना। ये तो था इसका फर्स्ट यूज़। अब हम देखते हैं इसके सेकंड यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जितने भी काम किए हैं वो किस में किए हैं, सेम डायरेक्टरी के अंदर, कि हमने अपने सेम डायरेक्टरी F1 के अंदर रहते हुए एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में चेंज कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये cp कमांड का हमने पहला यूज़ देखा कि सेम डायरेक्टरी में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, फाइल का कंटेंट कॉपी कर सकते हैं और दूसरे यानी कि फाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, टारगेट फाइल जो कि न्यू फाइल आप जनरेट करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, टारगेटेड फोल्डर का कंटेंट आप कॉपी करके सेम डायरेक्टरी में आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास जो है वो है जी, हम देखते हैं कैट और हम file2.txt में हम कुछ लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं साकिब। ठीक है जी, और इसके बाद हम टाइप करते हैं अली और इसके बाद हम टाइप करते हैं अहमद एंड हम कंट्रोल D प्रेस करते हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैट फाइल
f2.txt जो हमारे f1 फोल्डर के अंदर है, इसको देखें तो इसके अंदर ये टेक्स्ट है। तो अगर हम ये चाहें कि हम एक फ़ाइल को का टेक्स्ट जो है या एक फ़ाइल कंटेंट जो है वो कॉपी कर सकते हैं दूसरी फाइल में, तो हम ये वाला दे दी कि ये एक और कमांड भी है हमारे पास सेम काम के लिए, कैट, ठीक है। हम क्या करते हैं, फाइल 2.txt इसका टेक्स्ट कॉपी कर दें, ग्रेटर देन इज इक्वल टू फाइल 3.txt। जैसे एंटर करेंगे जी तो ये काम हो गया। अब अगर हम कैट फाइल जिसके अंदर हमने कॉपी किया है कौन सी फाइल 3.txt वाली फाइल को चेक करें, देखें ये देखें फाइल 2 का टेक्स्ट कॉपी हो चुका है किसके अंदर जी, फाइल 3 के अंदर यूजिंग cat command. This is another command that will your source command content copy to the टारगेट कमांड के न्यू फाइल क्रिएट किए बगैर। ये क्या था कि हमने यहाँ पे cp कमांड के जरिए क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट किया कि हमने पहले क्या की, एक यानी कि एक जो फाइल थी वो बनाई cp कमांड से, जो पहली बनी हुई फाइल थी उसी के कंटेंट को दूसरे से कॉपी पेस्ट कर दिया। कैट फाइल में क्या है कि एक फाइल का कंटेंट आपने उठाया और दूसरी फाइल में आपने एज इट इज f2 हमारी txt फाइल थी, पहले हमने इसमें राइट किया डाटा, यहाँ पे डाटा राइट हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल 2.txt को देखा कि हमारे पास ये डाटा आ गया है। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल 2.txt का डाटा मूव कर दिया फाइल 3.txt में। तो ये देखें ये कमांड परफॉर्म होने के बाद हमने फाइल 3 को व्यू किया तो दोनों में डाटा क्या था बच्चे, सेम था। तो इसका मतलब है एक फाइल के कंटेंट दूसरी फाइल में यानी कि ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग न्यू फाइल, ठीक है। सीपी फाइल में हम क्या करते थे, मैं फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे f1 में अगर हम ls करूँ तो इस वक्त मेरे पास ये कुछ फाइलें हैं, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। तो सीपी में हम क्या करते थे कि सीपी, ठीक है, हम क्या करते थे, फाइल 3.txt ये सोर्स फाइल का कंटेंट कॉपी करते थे लेकिन न्यू फाइल बना के, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं तो फाइल.txt, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या इसके ज़रिए से भी ये काम हो गया, फाइल.txt। तो ये देखें सेम वही काम हुआ सीपी कमांड से भी कि हमने सोर्स फाइल का, आपकी मर्जी है कि आप सोर्स फाइल का कंटेंट डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी कर लें, आपकी मर्जी है कि आप सोर्स फाइल का कंटेंट न्यू फाइल बना के उसके अंदर पेस्ट कर लें। तो ये सीपी कमांड जो है ये कॉपी एंड पेस्ट सेम डायरेक्टरी में रहते हुए हमने ये चीज़ें देखी कि सीपी कमांड कैसे वर्क कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमने ये दोनों चीज़ें जो हैं कॉपी इनटू फाइल 2, इस तरीके से भी आप इसको, हमने एक ये वाली कमांड आप देखी है, एक कैट की देखी है। और इसके बाद जो है हमने अपनी फाइल को कॉपी करना है किसी ख़ास डायरेक्टरी के अंदर। तो अब हम उसको देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो लेट अस टू सी दैट। इसके बाद जी हम अपनी इस कमांड को देखते हैं कि हमने सीपी कमांड के ज़रिए अपनी एक फ़ाइल को दूसरे किसी फोल्डर में रखना है, फाइल कॉपी इनटू द डायरेक्टरी। तो उसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखें जी हम इस वक्त जो है वो किस यानी कि फोल्डर डायरेक्टरी में है, F1 में है। अगर हम यहाँ पे ls करें तो हमारे पास ये 3 फोल्डर अली, F2 एंड ये कुछ फाइलें हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइल टेक्स्ट इस वाली फाइल को फाइल.txt को कॉपी करता हूँ किस फोल्डर के अंदर, F1 के अंदर जो फोल्डर है अली के अंदर। तो देखते हैं जी क्या हमारा काम होता है। तो देखें फाइल.txt, ठीक है, सॉरी मैं कमांड लिखूंगा जी cp कमांड लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फाइल.txt इस वाली फाइल को कॉपी करूंगा जी किस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर F1 के अंदर एक और फोल्डर मैंने बनाया जी अली, तो अली के नाम से। तो जी मैं जैसे इसको रन करूंगा तो अब मैं उस फोल्डर में जाकर देखूंगा क्या मेरी फाइल.txt आई है। कॉपी कमांड बेसिकली क्या करती है कि दोनों जगह पे सोर्स में भी आपकी डाटा रहता है और जहाँ पे आप पेस्ट करते हैं, तो कॉपी का असूल भी यही होता है कि डाटे की कॉपी दूसरी जगह पे असाइन हो जाती है। अब हम उस फोल्डर में जाकर देखते हैं फोल्डर अली के अंदर क्या हमारी फाइल आई। ये फोल्डर अली में आया और यहाँ पे हमने ls कमांड लगाई। तो ये देखें जी हमारे पास फाइल.txt आ चुकी है जो हमने कॉपी करके भेजी थी, कहाँ पे, यहाँ से कॉपी करके भेजी थी F2 के अंदर। अगर हम दोबारा जाके cd एक बैक जाएं F1 में, यहाँ पे ls करें तो आप देखें यहाँ पे भी मेरी फाइल.txt मौजूद है, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या किया था, कॉपी किया था। तो यहाँ पे भी मेरी फाइल मौजूद है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि इससे नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। हमारी एक ही कमांड रह गई है कि हम सीपी फाइल को कॉपी कर सकते हैं किसी
ख़ास पाथ पे भी हम फाइल को दे सकते हैं। तो आप पाथ किसी फोल्डर का दे दें तो वहाँ पे भी आप कॉपी कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मूव कमांड, एमवी कमांड। एमवी कमांड के दो पर्पज़ हैं। एक तो एमवी कमांड आपके पास क्या करती है बच्चे, एमवी कमांड के दो पर्पज़ हैं, ठीक है, आप लिखा भी हुआ है। एक तो ये फाइल को रीनेम, फाइल या किसी फोल्डर या किसी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरा ये है कि ये फाइल ट्रांसफ़र कर देती है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है जी, ये दो काम हैं एमवी फाइल के बेसिकली। तो हम देखते हैं कि वह कैसे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस F1 फोल्डर के अंदर देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी फाइलें हैं। तो ये कुछ, ये जिनके ब्लू कलर्स हैं ये फोल्डर्स हैं और ये हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी फाइल का नेम चेंज करते हैं जी। मैं जी इस फाइल का नेम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ जी MB, ठीक है, और फाइल .txt, इसका नेम चेंज कर दो 1.txt। ये लीजिए, मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की। दोबारा से मैं अपनी ls कमांड लगा कर देखता हूँ तो ये देखें जी, मेरी जो फाइल .txt थी उसका नाम चेंज हो चुका है किसमें, 1.txt में। ठीक है, अब दूसरी ये चीज़ है कि मैंने पहला फंक्शन हमने देख लिया कि ये क्या परफॉर्म हो रहा है, मेरी फाइल रीनेम कर रही है। ठीक है, रीनेम ऐसे करते हैं कि सोर्स फाइल दे दें और उसकी डेस्टिनेशन में उसका जो आप नेम चेंज करना चाहते हैं वो बता दें। तो ये आपके सामने है कि आपकी फाइल का नेम चेंज हो चुका है। दूसरा ऑप्शन अब हम करके देखते हैं। हम करंट डायरेक्टरी देखने के लिए जी हम पढ़ चुके हैं कि हम कमांड जो है वो यूज़ करते हैं pwd। इस वक्त हम फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर F1 पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब मैं जी मूव करता हूँ 1.txt को, जिसका अभी हमने नाम चेंज किया था किस फोल्डर के अंदर, F2 के अंदर। तो जी MV में मूव करता हूँ किसको, 1.txt फाइल को किसके अंदर बचे, F2 फोल्डर के अंदर। एंटर प्रेस करता हूँ तो अब मैं अगर दोबारा से इस फोल्डर में ls करूँ तो देखें हमारे पास 1.txt फाइल नहीं आ रही। पहले यहाँ पे आ रही थी, अब यहाँ पे हमारे पास 1.txt नहीं आ रही। ठीक है जी, यहाँ पे अब हमारे पास 1.txt फाइल इस वक्त तक नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो मूव हो गई है कहाँ पे, उस फोल्डर में। तो चलें ज़रा उस फोल्डर में चल के देखते हैं, वो फोल्डर इसी के अंदर ही है। तो हम इस फोल्डर को चल के दोबारा से देखते हैं। F2 में हम चलते हैं जी, तो F2 में आ गए। यहाँ पे अगर हम ls करें आके तो ये देखें वो 1.txt फाइल वहाँ से उस फोल्डर से मूव होके इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो ये फोल्डर से हमने फाइल को मूव भी कर दिया एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। अगर आप यहाँ से मूव करना चाहें दोबारा इसे आप कहें जी मूव, ठीक है जी, 1.txt, ठीक है, और इसे मैंने मूव करना है जी किस लोकेशन के ऊपर, आप कहें जी मैंने इसको अहमद वाली लोकेशन के ऊपर मूव करना है। तो आप इसको मूव कर दें और उसके बाद आप यहीं पे ls करके देखें तो वो फाइल जो है वो वाली यानी कि अहमद वाले फोल्डर में उसका नेम आ गया है, क्योंकि उसने क्या किया है, आपकी फ़ाइल को रीनेम कर दिया है, लेकिन उसने अहमद वाले फोल्डर में भेजा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा किस फोल्डर का, नहीं तो वो क्या करेगा, फाइल को रीनेम कर देगा। उसने फाइल को रीनेम कर दिया लेकिन उसने भेजा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट जो है वो इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, MB अहमद, और इसके बाद आपको जो है वो -r, और देन आपको बताना पड़ेगा फिर वो फोल्डर। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन R, इन्वेंटरी ऑपरेशंस, वाइल्ड कार्ड ऑपरेशंस आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो आपके पास ये यानी कि यूज़ हो जाएगा कि आप कंप्लीट पाथ दे दें। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करें बच्चे, कंप्लीट पाथ दे दें तो आपके पास ये काम जो है, ये सिंपल से काम जो है ये होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मीन्स आप इसको सिंपल पाथ आपने देना है और उसमें कोई ट्रिकी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ये दो ही कमांड आपको पढ़ानी थी, फाइल और फाइल पाथ, चेंज नेम, मूव इनटू द पाथ। हमने मूव भी करके देख लिया फाइल को और इसके चेंज भी कर लिए। और बस बेटा लास्ट जो थिंग थी इस लैब की वो है डिफरेंस बिटवीन टू फाइल्स, कि हमें दो फाइल्स का डिफरेंस निकालना है। तो जी हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त करंट डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे हैं, हम जाते हैं CD F1 के अंदर जी। ठीक है, यहाँ पे ls करते हैं। दो फाइलें हैं हमारे पास, कौन कौन सी हम देखते हैं जी, कैट फाइल
3.txt के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ये 3 नाम हैं, ठीक है। और मैं देखता हूँ जी कैट फाइल 4.txt के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो मैं इसमें कुछ राइट करना चाहता हूँ। तो ये कमांड होती है कैट एक्सटेंशन फाइल 4.txt। तो जी ये मैंने राइट करना शुरू कर दिया। मैं इसमें राइट करता हूँ साकिब एंड अली, और मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ जी। तो मैं अपनी एंटर प्रेस करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो मैं टर्मिनल में वापस आ जाऊँगा। ये वो सारी कमांडें बचे जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, फाइल को रीड करने की तरीके या फाइल को राइट करने के तरीके, ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, 2 फाइल्स का डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है। तो मैं डिफरेंस ऐसे मालूम कर सकता हूँ, ठीक है जी। मेरी कमांड है DIFF और मैं क्या नाम लूँगा, फाइल 3.txt। ये मेरी एक फ़ाइल है, यानी कि मैं 2 फाइलों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम ये देख रहे हैं .txt, सॉरी फाइल 4.txt। तो ये जी जैसे डिफरेंस किया तो ये, सॉरी मेरे ख्याल से कोई कीवर्ड हमारा मिस हो गया। फाइल, हाँ जी, फाइल 3.txt थी हमारी और फाइल 4.txt थी। तो ये देखें जी, वो बता रहा है कि दोनों फाइल्स में साकिब क्या है, कॉमन है, और अहमद जो है वो एक फाइल में है और एक में नहीं है। इट मीन्स कि वो दोनों फाइल्स के डिफरेंस से मुराद ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है वो भी बताएगा, ठीक है। और जो दोनों में नहीं है 3 of 2, ये देखो उसने बताया कि दोनों फाइलों में ये नहीं है, ये एक फाइल में है। ये यानी कि डिफरेंस के बारे में ये बताएगा कि दोनों फाइलों का डिफरेंस आपको यहाँ पे बता देगा। ये देखो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा उसने आपको बताया कि जो कैरेक्टर्स दोनों में सेम होंगे वो भी बताएगा, और जो दोनों में नहीं होंगे वो भी आपको बताएगा। तो ये फाइल का डिफरेंस हो गया। तो बेटा इसी के साथ ही आपकी लैब जो है ये भी कंप्लीट हुई, लैब 3। तो आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको परफॉर्म कीजिएगा। इसमें कोई भी मसला आए तो आप जो है इसको सबसे पहले जो है अपने प्रॉब्लम को गूगल करें, यूट्यूब से देखें, ठीक है। फाइलिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जो है डायरेक्टरीज़ एंड डायरेक्टरीज़ के अंदर जो है वो फर्दर सब डायरेक्टरीज़ बना के उसके अंदर फाइलें कॉपी पेस्ट करके देखनी है, इंशाल्लाह हो जाएंगी। इसमें कोई मसला नहीं है। इसके डिफरेंट तरीके हैं कि कॉपी फाइल को पाथ दे दें, पाथ आपका सही होना चाहिए तो फाइल आपकी कॉपी बिल्कुल सही हो जाएगी। लास्ट टाइम हमारा पाथ का एरर आ रहा था कि हम पाथ सही नहीं दे रहे थे, तो ये वाली कमांड हमारी काम नहीं कर रही थी। लेकिन आज हमने सारी कमांड्स को रन करके देखा है, सारे काम जो हो रहे हैं। फ़िलहाल जी हमारी ये लैब यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लैब के साथ।